जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग। कल जो है हम लोगों ने डिफेंस का करंट अफेयर पूरा कर लिया था, साथ ही बेसिक कर लिया था। जो डिफेंस एक्सरसाइज था, उम्मीद है कि आप लोगों ने घर पे अच्छे से उसको पढ़ा होगा। आज का जो क्लास है उसमें हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी को ख़त्म करेंगे। इसका हम लोग बेसिक भी पढ़ेंगे, प्लस जो है लास्ट 18 मंथ का इसमें करंट अफेयर भी पढ़ेंगे। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पे जाइए, आप टेलीग्राम चैनल पे पिन कमेंट में आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ये बुक मिल जाएगा। मैं आपको क्लासेस में इंग्लिश मीडियम में बोल रहा हूँ, बट मैं जो समझाऊंगा वो हिंदी मीडियम में भी समझाऊंगा। एंड जो कंटेंट है बुक का, दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम में वर्ड बाय वर्ड सेम है। इसीलिए आपको टेंशन नहीं। जो चीज़ें मैं यहाँ पे समझाते जा रहा हूँ वो चीज़ें आप वहाँ पे पढ़ते जाइए एंड मार्क करते जाइएगा। इसके अलावा आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे अच्छे आपके लिए कंटेंट लाने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। सैटेलाइट क्या होता है? देखिए, सैटेलाइट बेसिकली वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो किसी अपने से बड़े सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? सैटेलाइट बोलते हैं। सैटेलाइट या तो नेचुरल भी हो सकते हैं या आर्टिफिशियल हो सकते हैं। नेचुरल कैसे होगा? जो मून हो गया वो कैसा हो गया? नेचुरल सैटेलाइट हो गया। आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन से हो गए? जो हम लोग छोड़ते हैं, जैसे क्या हो गया, इनसेट सैटेलाइट हो गए। ठीक है। जो सैटेलाइट होते हैं उनके फंक्शन के हिसाब से उनको कुछ कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, नेविगेशनल सैटेलाइट, एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट नाम से पता चल रहा है किस में मदद करेंगे? कम्युनिकेशन में मदद करेंगे। तो ये किस टाइप के सैटेलाइट हो गए? ये उस टाइप के सैटेलाइट हो गए जो क्या करते हैं, हमारा जो कम्युनिकेशन होता है डे टू डे लाइफ में, उसमें ये मदद करते हैं। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कौन से सैटेलाइट हो गए? जो अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन को गैदर करता है। वैसे सैटेलाइट कैसे हो गए? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हो गए। इनको दूसरे नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के भी नाम से जाना जाता है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लिख लीजिएगा आप लोग, जिससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है। तो अगर आपके पास एग्जाम में आता है क्वेश्चन, या कहीं पे भी आप देखते हो कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लिखा हुआ है, मतलब उसका सेम ही मतलब हुआ क्या, कि वो अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट की जगह पे लिखा हुआ है। ठीक है। नेविगेशनल सैटेलाइट, इसके नाम से सिंपल सा पता चल रहा है, नेविगेशन में मदद करेगा, मतलब हमें रास्ता दिखाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? जीपीएस वगैरह हो गया। जो इंडिया का नाविक हो गया वो हो गया, चाइना का बडायू हो गया वो हो गया। ये सब क्या है? नेविगेशनल सैटेलाइट है। तो नेविगेशनल सैटेलाइट किस टाइप के सैटेलाइट हुए? उस टाइप के सैटेलाइट जो कि हमें नेविगेशन करने में मदद करते हैं। अगला हो गया एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट। ये उस टाइप के सैटेलाइट होते हैं जिनको क्या हम लोग करते हैं, दूसरे जो ग्रह होते हैं या दूसरे जो सेलेस्टियल बॉडी है उनके पास हम लोग भेजते हैं। जैसे जो चंद्रयान है, जो चंद्रयान अपना मिशन था, उसमें जो सैटेलाइट गया वो किस टाइप का सैटेलाइट था? एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट था। क्यों? क्योंकि किसी दूसरे सेलेस्टियल बॉडी पे हम लोग भेजे। जैसे और कोई ऐसा मिशन हो गया जो जुपिटर पे जा रहा है, वेनस पे जा रहा है, तो वो उस टाइप के जो मिशन हो गए जो किसी और सेलेस्टियल बॉडी पे जा रहे हैं। अब देखिए, ऑर्बिट वगैरह जो है सैटेलाइट का, इसको एक जगह मैं आपको समझा देता हूँ, ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। कुछ अर्थ के ऑर्बिट होते हैं। क्या होते हैं? कुछ अर्थ के ऑर्बिट होते हैं जहाँ पे सैटेलाइट को प्लेस किया जाता है। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्बिट्स होते हैं उनको देखते हैं। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, इनको जीईओ से भी लिखते हैं। ये उस टाइप का ऑर्बिट हो गया जहाँ पे क्या है, जो सैटेलाइट होता है उसके अर्थ का जो इक्वेटर है, इसके ऊपर इसको रिवॉल्व करवाया जाता है किसी सैटेलाइट को। तो ये जो ऑर्बिट हो गया जो कि अर्थ के इक्वेटर के चारों तरफ घूम रहा है, उसको क्या बोलते हैं? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं इसको। कैसे? अलोंग द इक्वेटर, ये अलोंग द अर्थ इक्वेटर ये घूमते हैं। तो वैसे ऑर्बिट जो अर्थ के ऑर्बिट क्या जो अर्थ के इक्वेटर के अराउंड घूम रहे हो उसको क्या बोलेंगे? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट बोलेंगे। पोलर ऑर्बिट, नाम से क्या पता चल रहा है? पोल से रिलेटेड है। तो उस टाइप का ये ऑर्बिट हो गया जो कि क्या है, पोल के सराउंडिंग में ऐसे घूमता है, जो कि क्या है, पोल को कवर करता है। ये कैसा है? अलोंग द अर्थ पोल। तो जो इस टाइप के ऑर्बिट हो गए कैसे हो गए? पोलर ऑर्बिट हो गए। देखिए, जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट हो गया उसमें जो सैटेलाइट प्लेस किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अगर आपको कहीं लिखा दिख रहा है कि ये कोई सैटेलाइट है, वो कैसा है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। मतलब क्या आपको समझ में तुरंत आना चाहिए कि वो जो अर्थ के इक्वेटर के चारों तरफ घूम रहा है।
अगर कहीं लिखा आ रहा है कि पोलर सैटेलाइट है वो, तो उसका मतलब क्या आपको समझ में आना चाहिए डायरेक्ट कि वो अर्थ के पोल के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और ऑर्बिट होते हैं जिसको हायर अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। हायर अर्थ ऑर्बिट ये बेसिकली कहाँ पे होते हैं, ये एरिया कितना 35,786 किलोमीटर के एबव का जो एरिया होता है, या वैसे सैटेलाइट जो क्या, जो 35,786 किलोमीटर के एबव जो प्लेस किए जाएं अर्थ के सरफेस से, उस टाइप के जो सैटेलाइट है किस में प्लेस किए जाते हैं, हायर अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किए जाते हैं। इंडिया का जो जीसैट सीरीज के सैटेलाइट है वो कहाँ पे प्लेस है, हायर अर्थ ऑर्बिट में प्लेस्ड है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्या हो गया, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, इसको क्या बोलते हैं, एमईओ भी बोलते हैं। का ऑर्बिट 2000 से 35,780 किलोमीटर के नीचे तक का जो एरिया हो गया, उसमें जो सैटेलाइट प्लेस होगा वो किस में माना जाएगा कि वो किस में प्लेस किया गया है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया गया है। जो जीपीएस वगैरह है, जो जीपीएस सैटेलाइट है वो कहाँ पे प्लेस किया गया है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया गया है। उसके बाद एक और लास्ट होता है लो अर्थ ऑर्बिट, जिसको एलईओ भी बोलते हैं। ये 160 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक का एरिया में जो सैटेलाइट प्लेस किए जाते हैं वो किस में माना जाता है कि उनको लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया गया है। यहाँ पे क्या प्लेस किया गया है, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो कहाँ पे प्लेस किया गया है, लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया गया है। ठीक है, तो ये जो कुछ अर्थ ऑर्बिट से आप लोग समझ गए, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, पोलर ऑर्बिट, हायर अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट। वैसे सैटेलाइट जो कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में प्लेस किए जाते हैं कैसे, कौन से बोले जाते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। वैसे सैटेलाइट जो पोलर ऑर्बिट में प्लेस किए जाते हैं कैसे माने जाते हैं, पोलर सैटेलाइट। ठीक है, ये इतना ही इंपॉर्टेंट था, इससे ज्यादा डीपली जानने का जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो इनकोस्पार ये क्या है बेसिकली, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1962 में। किसके अंडर में एस्टेब्लिश किया गया था, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर में एस्टेब्लिश किया गया था। किसके सजेशन पे एस्टेब्लिश किया गया था, डॉक्टर विक्रम साराभाई के सजेशन पे एस्टेब्लिश किया गया था। तो इंस्कोपार क्या है, 1962 में एस्टेब्लिश किया गया था। किसके अंडर में किया गया था, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में किया गया था। किसके सजेशन पे किया गया था, आपको अभी लग रहा होगा कि ये क्या है, इंस्कोपार ये क्या है। बेसिकली इंस्कोपार क्या है, जब इसरो, जो आप जानते हैं कि जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बनने के पहले जो ऑर्गेनाइजेशन स्पेस डेवलपमेंट से रिलेटेड को काम देखता था, स्पेस डेवलपमेंट से रिलेटेड काम देखता था, उसका नाम क्या था, इंस्कोपार। इसको कब एस्टेब्लिश किया गया था, 1962 में। किस डिपार्टमेंट के अंदर आता था, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आता था। डॉक्टर विक्रम साराभाई के सजेशन पे इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, इसको रिप्लेस कर दिया गया इसरो से कब, 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969 को इसरो का एस्टेब्लिशमेंट हो गया था। उसी दिन से इसको क्या, इंस्कोपार को इसरो से रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, अब देखते हैं इसरो क्या है। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आता है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ इंडिया के इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स हैं, इनको देखते हैं, जिनसे रिलेटेड में भी एग्जाम में पूछ दे आपको। इसमें क्या है, जो करंट के सैटेलाइट नहीं है, जो करंट अफेयर के मतलब लास्ट 18 महीने के पहले वाले सैटेलाइट को इंक्लूड किया गया है। साथ ही जो इंडिया का डेवलपमेंट है सैटेलाइट से रिलेटेड, उसको इसमें ट्रेस किया गया है। आर्यभट्टा, आर्यभट्टा क्या है, इंडिया का पहला सैटेलाइट था, जिसको कब लॉन्च किया गया था, 1975 में लॉन्च किया गया था। तो इंडिया का पहला सैटेलाइट कौन है, आर्यभट्ट है। कब लॉन्च किया गया था, 1975 में लॉन्च किया गया था। एप्पल भी एक सैटेलाइट था, जिसको कब लॉन्च किया गया था, 1981 में लॉन्च किया गया था। ये किस टाइप का सैटेलाइट था, पहला भारत के द्वारा बनाया गया कम्युनिकेशन सैटेलाइट था। एक्सपेरिमेंटल था, बट जो है क्या, भारत के द्वारा खुद से बनाया हुआ एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट था। ठीक है, इनसेट क्या है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। इनसेट क्या है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। यहाँ पे ईयर मेंशन नहीं है, लेकिन ये कब, 1983 में ये स्टार्ट हुआ था। इसके तहत भारत का प्लान क्या था कि बहुत सारे जो है
कम्युनिकेशन सैटेलाइट को छोड़ा जाएगा, जिसके तहत क्या होगा कि जो भारत में कम्युनिकेशन होगा वो बहुत इजी हो जाएगा और भारत जो है इस पे सेल्फ डिपेंडेंट रहेगा, ना कि किसी दूसरे देश के सैटेलाइट पे डिपेंड रहना पड़ेगा। ठीक है, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट है एशिया रीजन का, लेकिन ये अब क्या है बहुत पुराना है, इसको रिप्लेस कर दिया गया है। आगे देखेंगे किससे रिप्लेस किया गया है, जीसैट से रिप्लेस किया गया है। इसके जो सैटेलाइट जो इनसेट सैटेलाइट सिस्टम के पार्ट थे जो खराब हो रहे हैं, उनके जगह पर क्या जीसैट सैटेलाइट सिस्टम को अब लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, पहला इनसेट सैटेलाइट का कौन था पार्ट था, इनसेट 1B जो 1983 में लॉन्च किया गया था। ये पहला सक्सेसफुल सैटेलाइट था इनसेट सीरीज का, ये इंपॉर्टेंट है। इनसेट 2A उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जीसैट सैटेलाइट क्या है, ये भी इंडिया का कम्युनिकेशन सैटेलाइट का पार्ट है। ये भी इंडिया का क्या है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जिसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है, इसरो के द्वारा ही डेवलप किया गया होगा। सिंपल सा बात है। जो इनसेट सैटेलाइट है वो किसके द्वारा रिप्लेस किए जा रहा है, जीसैट सैटेलाइट के द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है। पहला सैटेलाइट जीसैट सीरीज का कौन है, जीसैट 2001। क्या है, जीसैट 2001, जो कि पहला सैटेलाइट था जीसैट सीरीज के अंदर। जीसैट का फुल फॉर्म क्या होता है, जियो सिंक्रोनस जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। भास्करा वन क्या था, इंडिया का पहला एक्सपेरिमेंटल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था। मतलब क्या हुआ कि जो भास्करा वन जो था इंडिया का पहला अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट था, इसी को रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बोलते हैं। तो इंडिया का अगर क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया का पहला रिमोट सेंसिंग एक्सपेरिमेंटल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कौन सा था, या एक्सपेरिमेंटल अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट कौन सा था, तो क्या आंसर होगा, भास्करा वन। वहीं जो एस्ट्रोसैट था, एस्ट्रोसैट क्या था, पहला डेडिकेटेड एस्ट्रोनॉमी मिशन था। एस्ट्रोसैट क्या था, इसरो का पहला डेडिकेटेड एस्ट्रोनॉमी मिशन। एस्ट्रोनॉमी मिशन मतलब क्या हुआ, किसी दूसरे प्लेनेट या किसी दूसरे सेलेस्टियल बॉडी पे भेजे जाने वाला जो मिशन होता है या फिर जो सैटेलाइट होता है उसको एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट बोलते हैं। तो एस्ट्रोसैट क्या था, पहला डेडिकेटेड एस्ट्रोनॉमी मिशन वाला भारत का सैटेलाइट था। ठीक है, मार्स ऑर्बिटर मिशन जिसको मंगलयान भी बोला जाता है या इसको मॉम भी बोला जाता है, ये इसरो के द्वारा कब लॉन्च किया गया था, 2013 में लॉन्च किया गया था। ये पहला मिशन था इसरो का मार्स के लिए, और ये जो पहला सक्सेसफुल मिशन था, पहला ही मिशन था, साथ ही सक्सेसफुल मिशन था। इसीलिए जो इसरो है ना, जैसे डीआरडीओ डिफेंस के क्षेत्र में एक तरीके से किंगपिन है, वैसे ही इसरो जो है सैटेलाइट वाले क्षेत्र में क्या है, अपना किंगपिन है। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए फिर इस पे चलते हैं कि जो मॉम था या मंगलयान था उसको कब लॉन्च किया गया था, 2013 में लॉन्च किया गया था। कहाँ के लिए लॉन्च किया गया था, मार्स के लिए लॉन्च किया गया था। इसमें रॉकेट कौन से यूज हुआ था, पीएसएलवी रॉकेट यूज हुआ था। C-25 नहीं भी याद रखे कोई दिक्कत नहीं, पीएसएलवी याद रखिएगा। अभी जो ये रॉकेट के टाइप है इनको भी आगे मैं बताऊंगा। तो अभी बस इतना याद कर लीजिए कि जो मार्स ऑर्बिटर मिशन था उसमें कौन सा रॉकेट लगा था, पीएसएलवी रॉकेट लगा था। इंडिया जो है, जो इसरो है, इंडिया कह ले या इसरो कह ले, दुनिया का चौथा ऐसा स्पेस एजेंसी बना था जो कि स्पेस क्राफ्ट को मार्स मार्स के ऑर्बिट में प्लेस कर पाया था। ठीक है, ये मंगलयान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब ये पुराना हो गया तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत का पहला सक्सेसफुल मिशन था किसी भी अदर प्लेनेट के लिए। चंद्रयान वन, ये कब लॉन्च हुआ था, 2008 में लॉन्च हुआ था। ये पहला लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन था इसरो का, मतलब पहला चंद्रमा का मिशन था ये इसरो का। ठीक है, अभी ये इंपॉर्टेंट क्यों है, चंद्रयान वन चंद्रयान टू ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आप करंट वाले सेक्शन में देखिएगा कि इंडिया ने चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली प्लेस कर दिया है। तो चंद्रयान कब लॉन्च हुआ था, 2008 में लॉन्च हुआ था। अगर एग्जाम में पूछता है कि इंडिया का पहला लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन कौन सा था, तो चंद्रयान वन था। ठीक है, चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ था, 2019 में लॉन्च हुआ था। क्या ये सक्सेसफुल था, नहीं, ये सैडली फेल हो गया था, लेकिन ये फिर भी बहुत अच्छा मिशन था क्योंकि इसी के जो सीख थे, मतलब इसी के जो आउटकम थे उसको देख करके चंद्रयान 3 को सक्सेसफुल बनाया गया। जो चंद्रयान 2 कौन सा था, सेकेंड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन था। कब लॉन्च किया गया था, 2019 में लॉन्च किया गया था। इसका जो लैंडर है विक्रम, ये इंपॉर्टेंट है, और इसका रोवर का क्या नाम था, प्रज्ञान। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो चंद्रयान 2 का जो लैंडर था उसका क्या नाम था, विक्रम नाम था, एंड जो उसका रोवर था उसका क्या नाम था, प्रज्ञान नाम था। इसका लॉन्च व्हीकल कौन था, GSLV Mk3 M1 ऑफ इसरो। आप इसको सिंपली याद रखिए कि GSLV से इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है,
जीएसएलवी पीएसएलवी में कंफ्यूज मत होइएगा, आगे अभी मैं आपको बताने वाला हूँ क्या जो भी लॉन्चिंग व्हीकल है इसरो के उन सब के बारे में। नाविक, नाविक क्या है? नाविक का फुल फॉर्म क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टेलेशन। ये बेसिकली क्या है, जैसे आपने जीपीएस देखा होगा, जीपीएस किसका है, इवेशे का है। वैसे ही जो नाविक है वो किसका है, इंडिया का है। तो नाविक क्या है, बेसिकली इंडिया का एक तरीके से नेविगेशन सैटेलाइट का, बहुत सारे सैटेलाइट का एक ग्रुप है, जिसके तहत क्या होगा कि जो हम लोग जीपीएस यूज करते हैं उससे ज्यादा अच्छे तरीके से हम लोग क्या यूज कर पाएंगे, उससे ज्यादा अच्छे तरीके से हम लोग क्या यूज कर पाएंगे, नाविक को यूज कर पाएंगे। इंडिया का नाविक है, जीपीएस किसका है, यूएसए का है। चाइना का क्या है, बडायू या बडयू बोल सकते हैं आप, कुछ भी बोल सकते हैं, चाइना का है। गैलीलियो किसका है, यूरोपियन यूनियन का है। और ग्लोनास, ग्लोनास किसका है, रसिया का है। तो नाविक किसका है, नाविक इंडिया का नेविगेशन सैटेलाइट है। जीपीएस किसका, यूएसए का है, जो हम लोगों के नॉर्मली फोन वगैरह में आता है। बडायू किसका है, चाइना का है। गैलीलियो किसका, यूरोपियन यूनियन का है। एंड ग्लोनास किसका है, रसिया का है। ठीक है, तो नाविक क्या है आप लोग समझ गए। नाविक क्या है, इंडिया का नेविगेशन सैटेलाइट, बहुत सारे सैटेलाइट का एक ग्रुप है। ठीक है, ये किसके द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है, सिंपल सा बात है, इंडिया का है तो इसरो के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। इसके जो फीचर है, जो कवरेज है वो इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि जहां तक इंडिया का लैंड मास है, जैसे मान लीजिए इंडिया का मैप है ये, ठीक है, मान लीजिएगा, कुछ अच्छा नहीं बना है लेकिन ठीक है फिर भी। तो क्या है कि ये जो लैंड बाउंड्री है इंडिया का, इसके 1500 किलोमीटर दूर तक ये देख सकता है, 1500 किलोमीटर दूर तक, समझ रहे, 1500 किलोमीटर जो इंडिया का लैंड बाउंड्री है उसके चारों तरफ ये नेविगेशन प्रोवाइड कर सकता है। सोचिए स्ट्रेटेजिकली कितना ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब अगर हमको पाकिस्तान पे अटैक वगैरह करना होगा या चाइना के साथ जब वार होगा, तब हमको जीपीएस के लिए नहीं मरना पड़ेगा। जैसे क्या हुआ था जब 1999 में जब कारगिल का युद्ध चल रहा था, उस समय क्या हुआ था कि इंडिया ने डिमांड किया था यूएसए के साथ, आप हमें जीपीएस का हेल्प प्रोवाइड कीजिए, जिससे जो पाकिस्तानी जो सोल्जर्स हैं उनका एग्जैक्ट लोकेशन पता चले, उनका बिल्डअप पता चल पाए। लेकिन यूएसए ने मना कर दिया था। तो नाविक क्या है, एग्जैक्टली इंडिया का बाउंड्री जो है उससे 15 किलोमीटर दूर तक ये नेविगेट कर सकता है। इसको धीरे धीरे करके और एक्सटेंड किया जाएगा, बट अभी इसका रेंज कितना है, 15 किलोमीटर दूर तक, 1500 किलोमीटर दूर तक है। ठीक है, जो नाविक है उसका पुराना नाम क्या है, नाविक का नया नाम तो आपने देख लिया, इसका पुराना नाम क्या था, IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नाविक का पुराना नाम क्या था, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। जैसा मैं बताया था कि जीपीएस से बेहतर है। क्यों जीपीएस से बेहतर है, क्योंकि जीपीएस का जो एक्यूरेसी है 20 मीटर का रहता है। आप गूगल मैप खोलिएगा तो कभी जब आप घर वगैरह गली वगैरह में रहेंगे तो दिखाएगा आपको एक्यूरेसी अप टू 20 मीटर। बट जब आप नाविक यूज करने लगेंगे तब जो उसका एक्यूरेसी रहेगा 10 मीटर तक आपको रहेगा। कितना ज्यादा एडवांस है जीपीएस है, जीपीएस से वैसे एडवांस नहीं कह सकते, जीपीएस के बराबर का है ये बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसरो के कुछ लॉन्च व्हीकल हैं उनको देखते हैं। इसरो के लॉन्च व्हीकल में सबसे पहला लॉन्च व्हीकल एसएलवी, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये इसरो का कहलाता। पहला एक्सपेरिमेंटल ये लॉन्च पहला एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था ये इसरो का। क्या था, इसरो का पहला एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था। इसके बाद कौन आया, एएसएलवी आया, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये क्या था, एसएलवी के बाद एएसएलवी जो क्या था, इंडिया का दूसरा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था। इसके बाद आया पीएसएलवी, मोस्ट सक्सेसफुल, अब तक के सबसे ज्यादा जो सक्सेसफुल लॉन्च व्हीकल है कौन सा, पीएसएलवी है। इंडिया का थर्ड जनरेशन का है। इसको आप फर्स्ट जनरेशन बोल सकते हो, इसको सेकंड, इसको क्या बोल सकते हो, थर्ड जनरेशन का बोल सकते हो। इसको 1994 में पहली बार सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था। पीएसएलवी क्या है, इंडिया का थर्ड जनरेशन का लॉन्च व्हीकल है, जिसे कब लॉन्च किया गया था, 1994 में लॉन्च किया गया था। पीएसएलवी इतना सक्सेसफुल है कि इसी से चंद्रयान 1 2008 में, मार्स ऑर्बिटर मिशन जो था 2013 में, इसी से लॉन्च किया गया था। जो पीएसएलवी है यहाँ पे लिख देता हूं मैं, पीएसएलवी क्या है, मोस्ट सक्सेसफुल है ये, मोस्ट सक्सेसफुल है। इसके अलावा इसको वर्क हॉर्स बोलते हैं, किसका, वर्क हॉर्स ऑफ इसरो बोलते हैं इसको।
ठीक है। इसके बाद कौन सा आया, फोर्थ जनरेशन का कौन सा आया, GSLV आया, जिसको क्या बोलते हैं, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एक ऐसा है फोर्थ जनरेशन का लॉन्च व्हीकल है। ये किसके बाद आया, PSLV के बाद आया। GSLV का एडवांस वर्जन, GSLV को और एक्सटेंड करके क्या, फिफ्थ जनरेशन का कौन सा, फिफ्थ जनरेशन का कौन सा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बना, LVM3 बना, जिसका पुराना नाम क्या था, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3। LVM3 का पुराना नाम क्या था, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3। आपने 5 इसरो के लॉन्च व्हीकल देख लिए, इनमें से एक्टिव कौन कौन है, मतलब जो अभी भी यूज होता है, ये पूछ सकता है, PSLV, GSLV एंड LVM3, जिसका पुराना नाम क्या था, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3। जो GSLV है, इससे रिलेटेड एक और फैक्ट बता देता हूं आपको, ये 2200 केजी तक का पेलोड लेके जा सकता है। कितने, 2200 केजी तक का पेलोड लेके जा सकता है। वहीं जो LVM3 है, कहां तक का, 4 टन का पेलोड लेके जा सकता है, 4 टन तक का पेलोड लेके जा सकता है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपके जनरल नॉलेज के लिए मैं बता दिया। आगे बढ़ते हैं, इंडियन स्पेस एसोसिएशन। इंडियन स्पेस एसोसिएशन क्या है, ये ग्रुप है किसका, कुछ जो स्पेस एंड सैटेलाइट से रिलेटेड जो कंपनीज हैं, जो की कंपनीज हैं, उनका एक ग्रुप है, जिसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 2021 में हुआ था। इससे रिलेटेड यही इंपॉर्टेंट है कि एक इंडियन स्पेस एसोसिएशन है, क्या है, एक कंपनीज का ग्रुप है जिनका रिलेशन सैटेलाइट एंड स्पेस टेक्नोलॉजी से है। इसको कब फॉर्म किया गया था, 2021 में फॉर्म किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं गगनयान मिशन। ये आप अभी वीडियो देख रहे हैं नवंबर लास्ट में, ये दिसंबर 2024 में लॉन्च होने का इसका जो है प्लान है, गगनयान मिशन का। इसके तहत क्या है कि जो एस्ट्रोनॉट को है 3 दिन के लिए भेजा जाएगा, कहाँ पे, लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा। लो अर्थ ऑर्बिट के लिए मैं आपको बताया था कितने से कितने किलोमीटर होता है, 160 से 1000 किलोमीटर तक का होता है। तो गगनयान मिशन क्या है, एक 3 दिन का मैंड मिशन है, ये 3 दिन का एस्ट्रोनॉट का मिशन है, जिसमें एस्ट्रोनॉट को इंडिया भेजेगा 3 दिन के लिए, कितना, 400 किलोमीटर दूर तक के लिए भेजेगा। ठीक है, इसमें लॉन्च व्हीकल कौन सा यूज होगा, जो इंडिया का जो सबसे लेटेस्ट है, फिफ्थ जनरेशन का आप इसको बोल सकते हो, LVM3 लॉन्च व्हीकल, ये यूज होगा। ठीक है, गगनयान मिशन के लिए जो एस्ट्रोनॉट है उनको ट्रेनिंग कहाँ पे मिल रहा है, रसिया में मिल रहा है। ये कब लॉन्च होना है, एक्सपेक्टेड 2024, दिसंबर 2024 में होना है। उसके अलावा जो सैटेलाइट लॉन्च होते हैं, उनके लिए कुछ लॉन्चिंग स्टेशन बने हुए हैं। तो इंडिया के जो कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्चिंग स्टेशन है उनको देखते हैं, साथ ही एक दो फैक्ट जो रिलेटेड है लॉन्चिंग स्टेशन से उसको देखते हैं। वर्ल्ड का पहला रॉकेट लॉन्च साइट कौन सा था, मसाचुसेट्स, कहाँ पे है, यूएसए में है। ये वर्ल्ड का कहला है, वर्ल्ड का क्या है, पहला, वर्ल्ड का फर्स्ट रॉकेट लॉन्च साइट है। ठीक है, इंडिया का पहला रॉकेट लॉन्च साइट कौन सा है, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, जिसको TERLS बोलते हैं। ये कहाँ पे है, तिरुवनंतपुरम केरला में है। तो इंडिया का पहला रॉकेट लॉन्चर साइट कौन सा है, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, कहाँ पे है, तिरुवनंतपुरम केरला में है। सतीश धवन स्पेस सेंटर SDSC कहाँ पे है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। सतीश धवन स्पेस स्टेशन कहाँ पे है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। अब्दुल कलाम आइलैंड, इसको पुराना नाम क्या था, बालासोर रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, BRLS, ये कहाँ पे है, बालासोर उड़ीसा में है। ये बेसिकली जो मिसाइल वगैरह होते हैं यहाँ से टेस्ट होते हैं। ये तीनों से क्या होते हैं, सैटेलाइट का लॉन्च वगैरह होता है। एंड ये जो अब्दुल कलाम आइलैंड है, यहाँ से क्या है, जो भी डिफेंस इक्विपमेंट है, जो भी डिफेंस के मिसाइल्स है, उनका टेस्टिंग होता है। ठीक है, तो मैच द कॉलम में ये पूछ सकता है, इसीलिए यहाँ पे करवा दिया हूं मैं। आगे बढ़ते हैं, अब जो है स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम लोग क्या, करंट अफेयर को देख लेते हैं। चंद्रयान 3, मैं क्या बोला था, चंद्रयान 1 इसलिए इंपॉर्टेंट है, चंद्रयान 2 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चंद्रयान 3 का भारत ने अभी सक्सेसफुल परीक्षण किया है। चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ था, 2008 में। चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ था, 2019 में। चंद्रयान 3 को कहां से लॉन्च किया गया है, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। अभी मैं आपको जस्ट पीछे पढ़ाया हूं, यहाँ पे ये देखिए कि सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पे, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। तो चंद्रयान 3 को कहाँ से लॉन्च किया गया है, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, जो कि कहाँ है, आंध्रा में है। इसके लिए लॉन्च व्हीकल कौन सा है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3। मैं जानबूझ के ये नाम लिखा हूँ, जिससे आप क्या कीजिए, याद कीजिए कि इसका ये पुराना नाम है, इसका नया नाम क्या है, LVM3।
इसका नया नाम क्या है? LVM-3। ठीक है, चंद्रयान 3 वर्ल्ड का पहला मिशन हो गया जो कि कहाँ पे? चंद्रमा के साउथ पोल पे लैंड किया है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये साउथ पोल का बार बार जिक्र होता है, अगर आपने चंद्रयान 3 से रिलेटेड न्यूज वगैरह देखा होगा तो ये क्यों, मतलब इतना ज्यादा क्या हार्ड है वहां पे चंद्रयान 3 पे उतरना, कि वैसे जो है 20वीं सेंचुरी में ही वहां पहुंच गया था, बट वो साउथ पोल पे नहीं पहुंच पाया है। देखिए साउथ पोल जो बेसिकली क्या है, वहां का जो टेरेन है ना बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ है, ऊपर से वहां पे बहुत ज्यादा अंधेरा है, साथ ही जो मून का जो कर्व नेचर है ना, कर्व सरफेस है, ऐसे कर्व रहने के कारण यहाँ पे क्या है, कम्युनिकेशन बहुत हार्ड है। क्या हार्ड है? कम्युनिकेशन बहुत हार्ड है, जिसके कारण क्या होता है, जो सैटेलाइट होते हैं उनका कम्युनिकेशन टूट जाता है। उसके अलावा जो यहाँ का टेम्परेचर जो है, यहाँ का टेम्परेचर जो है -230 डिग्री सेल्सियस तक का है, इसके कारण भी ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। तो आज तक दुनिया के कोई भी ऐसा देश नहीं था जिसने क्या साउथ पोल पे लैंड किया था, तो भारत जो था चंद्रयान 3 की मदद से वर्ल्ड का पहला ऐसा देश बन गया जिसने क्या साउथ पोल पे लैंड किया। ठीक है, साउथ पोल पे तो भारत ने पहला लैंड किया है, लेकिन इसके पहले मून पे लैंड कर चुके हैं, कौन कौन लैंड कर चुके हैं? यूएसए, रसिया एंड चाइना, सिर्फ यही 3 देश हैं जिन्होंने मून पे लैंड कर पाया है, बाकी और कोई नहीं कर पाया है। कुछ और चीजें जो करंट अफेयर में थी चंद्रयान 2 से रिलेटेड है। ठीक है, जब चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो गया तो जो चंद्रयान 2 से रिलेटेड जो कुछ फेलियर थे उनको क्या सरकार ने कुछ नाम दिए हैं, जैसे शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया है। किसको पॉइंट नाम दिया है? जहां पे विक्रम लैंडर पहली बार उतरा था मून पे। विक्रम लैंडर किसका लैंडर था? चंद्रयान 2 का लैंडर था। इसीलिए मैं आपको जब चंद्रयान 2 जब यहाँ पे पढ़ा रहा था पीछे, कहाँ गया, हाँ, तो मैं आपको बताया था कि इसका लैंडर और रोवर दोनों का आप लोग नाम याद रखिएगा। रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान, और लैंडर का नाम क्या था? विक्रम लैंडर। तो विक्रम लैंडर जहां पे लैंड किया था चंद्रयान 2 का, उसका नाम क्या रखा गया है? शिव शक्ति पॉइंट। ये भी करंट अफेयर का पार्ट है। जो चंद्रयान 2 था उसका जहां पे लैंडर क्रैश हुआ था उस पॉइंट का नाम क्या रखा गया? तिरंगा पॉइंट नाम रखा गया है। जहां पे विक्रम लैंडर लैंड किया था उसका क्या नाम रखा गया? शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है। ठीक है, जो चंद्रयान 3 था जिस दिन उसने चंद्रमा के सतह को छुआ, कब छुआ था? 23 अगस्त को छुआ था। तो अब से क्या 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कब छुआ था? 23 अगस्त को छुआ था, और 23 अगस्त को ही क्या अब से नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। ठीक है, तो ये चंद्रयान 3 से रिलेटेड था। अगला जो इसरो का काफी सक्सेसफुल मिशन है कौन सा? आदित्य L1। इसके बारे में देखते हैं। आदित्य L1 क्या है? पहला स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी क्लास सोलर मिशन है इन हेलो ऑर्बिट एट लैग्रेंजन पॉइंट L1 टू स्टडी द सन। आदित्य L1 को देखिए ऐसे ओवरव्यू बता देता हूँ, फिर इसके जो टेक्निकल टर्म पॉइंट है उसको समझा दूंगा मैं। आदित्य L1 बेसिकली क्या है? ये एक सन को पढ़ने के लिए, या सन के जो सरफेस है, फोटोस्फीयर, क्रोनोस्फीयर वगैरह वगैरह, जो उसकी डिफरेंट सरफेस हैं उनको स्टडी करने के लिए इसरो ने एक मिशन भेजा है। उस मिशन का क्या नाम है? आदित्य L1। अब यहाँ पे एक टर्म आ रहा है लैग्रेंज पॉइंट, इसको देखते हैं ये क्या होता है। देखिए लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है? दो कोई सेलेस्टियल बॉडी हो, जैसे मान लेते हैं ये सन है, अर्थ को थोड़ा और दूर बनाते हैं, अर्थ को यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, सन बड़ा है, अर्थ छोटा है। सन का जो ग्रेविटेशनल पुल है बहुत ज्यादा है, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल क्या है? कम है। जब कोई चीज अर्थ के नजदीक में रहेगा तो सन का कमजोर रहेगा यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यहाँ पे क्या अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा है, सन का क्या है? कमजोर है। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ आया तो अब सन का हल्का बढ़ेगा, अर्थ का थोड़ा कम होगा। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ आया उसका सन का बहुत ज्यादा रहेगा, अर्थ का बहुत कम रहेगा। इस हिसाब से वो पॉइंट, मान लेते हैं ये एक वैसा पॉइंट है जहां पे जो सन जो है, जितना सन का ग्रेविटेशनल पुल है उतना ही अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है। जितना ही सन का ग्रेविटेशनल पुल है, कोई ना कोई एक पॉइंट तो होगा जहां पे दोनों का ये मैच करेगा। मान लेते हैं ये जो एरिया है, ये एरिया में क्या है? सन का जो ग्रेविटेशनल पॉइंट है उतना ही जो है अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है। मतलब अगर कोई चीज को अगर यहाँ ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ना ये इधर खींच पाएगा, ना अर्थ खींच पाएगा, नहीं तो सन खींच पाएगा। नहीं तो यहाँ आएगा तो सन खींच लेगा, या सन खींचने का कोशिश करेगा, यहाँ रहेगा तो अर्थ खींचने का कोशिश करेगा। तो वो पॉइंट या वो एरिया जहां पे जो दो सेलेस्टियल बॉडी हैं उनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अप्रोक्स नेग्लिजिएबल हो जाता है। क्या हो जाता है? अप्रोक्स इग्नोर करने लायक हो जाता है, नेग्लिजिएबल हो जाता है, उतना पता नहीं चलता है। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं?
लैग्रेंज पॉइंट बोलते हैं। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? लैग्रेंज पॉइंट बोलते हैं। तो जो आदित्य L1 है वो अर्थ से गया है और उसको यहाँ पे जाके पार्क कर दिया जाएगा, इसीलिए लैग्रेंज पॉइंट को क्या पार्किंग स्पॉट भी बोला जाता है, पार्किंग स्पॉट ऑफ सैटेलाइट, पार्किंग स्पॉट ऑफ सैटेलाइट। इसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे बहुत कम फ्यूल खर्च होता है और जो सैटेलाइट होता है यहीं रुके रहता है लंबे टाइम के लिए। तो जो आदित्य L1 है ये लैग्रेंज पॉइंट में जाएगा और यहाँ से क्या करेगा, मान लेते हैं आदित्य L1 है और यहाँ पे गया है, उसके बाद ये क्या सन के बारे में स्टडी करेगा। जो टेक्निकल टर्म था वो आप समझ गए, आदित्य L1 के बारे में देख लिए, जान लिया। आदित्य L1 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? PSLV के द्वारा लॉन्च किया गया है। मैं बताया था PSLV वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल लॉन्च व्हीकल है इसरो का। कब लॉन्च किया गया था? 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। इसका मेन एम क्या है? मेन एम क्या है? ये स्टडी करेगा सोलर कोरोना, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, सोलर विंड। ओवरव्यू आप ऐसे समझ लीजिए कि सन के बारे में स्टडी करेगा एंड सन से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं उनको स्टडी करेगा। ठीक है, मैं आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट कैसे सैटेलाइट होते हैं, जो कि दूसरे किसी प्लेनेट या दूसरे किसी सेलेस्टियल बॉडी के स्टडी के लिए भेजे जाते हैं या छोड़े जाते हैं, उस टाइप के जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है? एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट। तो जो आदित्य L1 है वो बेसिकली सेकेंड एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी क्लास मिशन है, मतलब इसको ऐसा समझिए कि सेकेंड एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट है। पहला कौन सा था? एस्ट्रोसैट था, जिसको कब 2015 में लॉन्च किया गया था। ये अभी मैं आपको इधर पढ़ाया भी था, इंपॉर्टेंट इंडियन सैटेलाइट में एस्ट्रोसैट, ये देखिए यहाँ पे बता रखा हूँ। ठीक है, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम चांस है कि चंद्रयान 3 या आदित्य L1 से एक एक क्वेश्चन दोनों से आ जाए, या कम से कम एक क्वेश्चन है, मतलब इसका 90 to 99% चांस है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जूस मिशन, जूस मिशन बेसिकली किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया। जूस का फुल फॉर्म क्या है? जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर मिशन। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। कहाँ से लॉन्च किया गया? फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया है। किसके लिए लॉन्च किया गया है? नाम ही में जब जुपिटर है तो जुपिटर के लिए लॉन्च किया जाएगा। इसका मेन एम क्या है कि ये जुपिटर और जो उसके 3 लार्ज मून है, गैनामाइड, कैलिस्टो और यूरोपा, इन तीनों को स्टडी करेगा। ठीक है, तो जूस मिशन किसका? यूरोपीय स्पेस एजेंसी का जुपिटर के लिए मिशन है, जो कि जुपिटर और उसके जो मून है उनके बारे में पढ़ेगा। अगला मिशन जो न्यूज में था कौन सा था? ओसिरिस REX मिशन। इसका फुल फॉर्म जरूरी नहीं है, ये बेसिकली क्या है, एक नासा का मिशन था जिसको भेजा गया था कब? 2016 में भेजा गया था। कहाँ पे भेजा गया था? एक एस्टेरॉयड है बेन्यू, वहां पे भेजा गया था। क्यों भेजा गया था? कि वहां से जो कार्बन का मात्रा वहां पे एस्टेरॉयड बेन्यू के पास पाया गया था, एस्टेरॉयड बेन्यू के सरफेस पे पाया गया था, वहां से कार्बन के सैंपल लाने के लिए भेजा गया था। तो ये जो मिशन था नासा का ओसिरिस REX मिशन, ये क्या था? 2016 में लॉन्च हुआ था एंड एक अब 2024 में जो कार्बन है उसको लेके, जो कार्बन का सैंपल है उसको लेके वापस आ गया। ठीक है, इसीलिए न्यूज में था। अगला देखते हैं एक्सपोसैट। एक्सपोसैट का फुल फॉर्म क्या है? एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। इसरो ने किसको लॉन्च किया? एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? PSLV के द्वारा। अगेन PSLV के द्वारा लॉन्च किया गया। ऐसे ही थोड़ी PSLV को वर्क हॉर्स बोलते हैं इसरो का। एक्सपोसैट का जो मिशन है उसका क्या, जो मिशन क्या है इसका, ये इसरो का एक तरीके से पहला डेडिकेटेड सैटेलाइट है। किस लिए? कि ये क्या करेगा? रिसर्च करेगा और मेजर करेगा एक्सरे इमिशन। एक्सपोसैट से नाम पता चल रहा है, यहाँ से याद रखने में आपको इजिली होगा। एक्सपोसैट ये क्या करेगा? एक्सरे जो निकलते हैं जो सेलेस्टियल बॉडी से, उनको क्या करेगा? उनको स्टडी करेगा ये। ठीक है, तो एक्सपोसैट किससे लॉन्च किया गया है? PSLV से लॉन्च किया गया है। ये अपने टाइप का पहला इसरो का मिशन है। ये बेसिकली एक्स, इसका नाम ही क्या चीज से, एक्स से है। तो ये क्या करेगा? जो दूसरे सेलेस्टियल बॉडी है उनके, उनसे जो एक्सरे निकलता है उनको ये क्या करेगा? उनको ये नापेगा। अगला क्या है? स्लिम। स्लिम फुल फॉर्म क्या है? स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। ये किसका है? जापान का मिशन है। जापान जो भारत, यूएसए, रसिया के बाद पांचवा कंट्री था जो कि चंद्रमा के सरफेस को टच किया है। तो जापान कैसा कंट्री हो गया? पांचवा कंट्री हो गया। किसके बाद?
इंडिया, यूएसए, रशिया, चाइना के बाद पांचवा ऐसा कंट्री हो गया जिसने किसके चंद्रमा के सरफेस को छुआ। कौन से मिशन से छुआ है? जैसे भारत ने चंद्रयान से छुआ था, वैसे ही जो जापान है उसने स्लिम मिशन से छुआ है। ठीक है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जिसको जाक्सा बोलते हैं। इंडिया में इसका इक्विवेलेंट क्या है? इसरो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्टोसैट। कार्टोसैट एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था, मतलब क्या, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट था। इसको 2007 में इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये बेसिकली क्या है कि इसका जो टेन्योर था, इसका जो एक्सपायरी था वो आ गया था। इसी के कारण क्या हुआ, ये री इंटर किया, मतलब वापस से अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर किया। कब? 14 फरवरी 2024 को, और इंडियन ओशन में गिर गया। इसको कहाँ पे प्लेस किया गया था? सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में प्लेस किया गया था। कहाँ पे प्लेस किया गया था? सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में प्लेस किया गया था। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट बेसिकली जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो मैं बताया था उसी का टाइप है। ज्यादा डिटेल में नहीं जानना, बस इतना जानना है कि जो कैट्रोसैट 2 था वो 2007 में इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। फरवरी 2024 में वो री इंटर किया है और इंडियन ओशन में गिरा है। वो कहाँ पे प्लेस किया गया था? सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में प्लेस किया गया था, जो कि एक जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का टाइप है। कलाम 250। कलाम 250 क्या है? बेसिकली एक विक्रम 1 स्पेस लॉन्च व्हीकल है। किसका विक्रम 1 स्पेस लॉन्च व्हीकल है किसका? एक प्राइवेट कंपनी है, स्काई रूट एरोस्पेस का। उसका सेकेंड स्टेज का क्या नाम है? कलाम 250। तो जो स्काई रूट एरोस्पेस है उसका स्पेस लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? विक्रम 1। उसका जो सेकेंड स्टेज है उसका क्या नाम है? कलाम 250। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन न्यूज में था इसीलिए डाल दिया हूँ। कुलाशेखरी पट्टिनम स्पेसपोर्ट, नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। कुलाशेखरा पट्टिनम स्पेसपोर्ट। ये बेसिकली न्यूज में क्या था, ये कहाँ पे लोकेटेड है? तुथुकुडी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। किसके? तमिलनाडु के। यहाँ से जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है उसके मदद से बहुत सारे जो छोटे छोटे सैटेलाइट है उनको छोड़ा जाएगा। यहाँ से क्या किया जाएगा, जो जो भी छोटे सैटेलाइट है उनको SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की मदद से छोड़ा जाएगा। अगला एक रिपोर्ट लॉन्च किया गया है, इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट ISSAR 2023। ये किसके द्वारा रिलीज किया गया? इसरो के द्वारा रिलीज किया गया। ये बेसिकली इस रिपोर्ट को क्या होता है, हर एक साल इसरो के द्वारा रिलीज किया जाता है, जिसमें इसरो बताता है कि उसने पूरे साल भर में कितने सैटेलाइट लॉन्च किए, कितने फेल हो गए, अगले साल कितने लॉन्च करने का प्लान है, इससे क्या रेवेन्यू वगैरह आया। तो टोटल दिसंबर 2023 तक इसरो ने कितना 127 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। बाकी आप थोड़ा सा एक बार इसको नजर मार लीजिएगा, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं। आगे बढ़ते हैं। आर्टिमिस अकॉर्ड। आर्टिमिस अकॉर्ड न्यूज में था, क्यों था? क्योंकि इंडिया ने आर्टिमिस रिकॉर्ड को साइन किया है। कब? जून 2023 में। इंडिया ने किसको? आर्टिमिस अकॉर्ड को साइन किया है। कब साइन किया है? जून 2023 में। ये आर्टिमिस अकॉर्ड ऐसे कब बनाया गया था? नासा के द्वारा बनाया गया था 2020 में। इसको सिंपल शब्दों में मैं समझाऊं तो आर्टिमिस रिकॉर्ड बेसिकली ये कहता है कि जब आप मून, मार्स या किसी अदर जो सैटेलाइट है या फिर जो कोई अदर प्लेनेट है या कोई अदर सेलेस्टियल बॉडी है, आप उसका जो है सिविल यूज करें, ना कि मिलिट्री यूज करें। अगर सिविल यूज भी कर रहे हैं, पॉल्यूशन क्रिएट ना हो या कुछ वैसा निगेटिव चीज के लिए यूज ना करें। अब जैसे मान लीजिए कि रसिया क्या करेगा कि चंद्रमा पे जाके कुछ ऐसा वो टेक्नोलॉजी बना ले जिससे वो चंद्रमा से ही किसी को मिसाइल मार सकता है, तो ये बहुत ज्यादा खराब बात हो जाएगा। इसीलिए आर्टिमिस रिकॉर्ड साइन करवाया गया था। लेकिन क्या है, चाइना और रसिया इसके सिग्नेटरी नहीं है, इसीलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंडिया ने इसे कब? जून 2023 में साइन किया है। इससे बहुत ज्यादा चांस है कि इससे क्वेश्चन आपके बन जाए एग्जाम में। अगला जो मिशन न्यूज में था, तृष्णा मिशन। इसका फुल फॉर्म उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तृष्णा मिशन बेसिकली क्या है, इसरो और जो फ्रेंच स्पेस एजेंसी है उसका ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। ये बेसिकली क्या करेंगे कि ये वाटर मैनेजमेंट है, रीजनल या ग्लोबल लेवल पे उसको स्टडी करेंगे। उसके अलावा ये क्या करेंगे, जो अर्थ का सरफेस टेम्परेचर है उसको स्टडी करेंगे। अर्थ के सरफेस टेम्परेचर को स्टडी करेंगे। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को स्टडी करेंगे। आप लोग एक लिखते जाइएगा, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को स्टडी करेंगे। उसके अलावा ये डिजास्टर मैनेजमेंट में भी मदद करेंगे। ठीक है, तो तृष्णा मिशन किसका? इसरो और जो फ्रेंच स्पेस एजेंसी है उनका क्या है, कोलेबोरेशन है। बेसिकली वाटर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, अर्थ के सरफेस टेम्परेचर और क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को स्टडी करेंगे।
नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाएगा? 23 अगस्त को मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि इसी दिन चंद्रयान 3 था वो सक्सेसफुल लैंड किया था चंद्रमा के सरफेस पे। तो जो नेशनल स्पेस डे 2024 का थीम क्या है? टचिंग लाइव्स वाइल टचिंग द मून, इंडिया स्पेस सागा। एनएसडी 2024 का थीम क्या है? टचिंग लाइफ वाइल टचिंग द मून, इंडिया स्पेस सागा। ये क्यों मनाया जाता है मैं बता दिया हूँ। अगला मिशन कौन सा न्यूज में है? एक्सियोम मिशन। एक्सियोम मिशन 4 ये बेसिकली किसका मिशन है? ये बेसिकली 14 दिन का स्पेस मिशन है। 14 दिन का स्पेस मिशन है। क्या किसी गवर्नमेंट का स्पेस मिशन है? नहीं, ये कैसा है? प्राइवेट स्पेस मिशन है। इसके तहत क्या है? 14 दिन के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वहां पे एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा। इसमें इंडिया के तरफ से शुभांशु शुक्ला जी सेलेक्ट हुए हैं, साथ ही प्रशांत बालाकृष्णन नैयर जी सब सेलेक्ट हुए हैं जो कि ग्रुप कैप्टन है आईएएफ के। ठीक है, तो एक्सियम मिशन क्या है? बेसिकली एक 14 दिन का स्पेस मिशन है जिसमें तहत क्या है कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वहां पे एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा। ये प्राइवेट मिशन है जिसमें इंडिया के तरफ से शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालाकृष्णन नैयर को सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बीएएस, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, रसिया भी एक अपना स्पेस स्टेशन बनाने वाला है, ऐसा डिक्लेयर किया है रसिया ने। चाइना ने भी, वैसे भारत ने भी किया है। भारत बेसिकली इसको कहाँ पे प्लेस करेगा? 400 साढ़े 400 किलोमीटर अर्थ सरफेस के ऊपर इसको प्लेस करेगा। इंडिया को क्या है कि जो स्पेस स्टेशन है 2028 तक लॉन्च कर दिया जाए, स्टार्ट 2035 तक हो जाएगी एंड 2040 तक इसमें क्या है इंसानों को भेज दिया जाए या एस्ट्रोनॉट को भेजा जाए। तो जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बीएएस है वो कितने किलोमीटर अर्थ के सरफेस के ऊपर स्टेब्लिश होगा? 400 से 450 किलोमीटर। कब लॉन्च होगा? 2028 में लॉन्च होगा। ऑपरेशनलाइज कब होगा, चालू कब होगा? 2035 में। और उस पर एस्ट्रोनॉट या इंसान को कब भेजा जाएगा? 2040 तक भेजा जाएगा। अगला मिशन जो न्यूज में था पोलरिस डाउन मिशन, एक ऐसा है पहला नॉन गवर्नमेंटल मिशन है जो कि कंडक्ट किया है, स्पेस वॉक किया है। कहाँ पे? 700 किलोमीटर के हाइट एबव द अर्थ सरफेस से किया है। ये जो पोलरिस डाउन मिशन है किसका? स्पेस एक्स का मिशन है। स्पेस एक्स जानते हैं आप लोग किसका है? इलोन मस्क का कंपनी है। इलोन मस्क जो क्या हमेशा न्यूज में रहते हैं इसीलिए ये भी इंपॉर्टेंट था। तो जो पोलरिस डाउन मिशन है वो कैसा? पहला नॉन गवर्नमेंटल मिशन है जो कि क्या कंडक्ट किया था? स्पेस वॉक कंडक्ट किया था। कहाँ पे किया था? 700 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस पे किया था। ठीक है, अगला जो मिशन है वेनस ऑर्बिटर मिशन, जिसको वीओएम बोलते हैं, वॉम। ये बेसिकली क्या है? इंडिया का स्पेस मिशन है कहाँ के लिए? वेनस के लिए। नाम से ही कहाँ पता चल रहा है कि वेनस के लिए इंडिया का स्पेस मिशन है, जिसको कब लॉन्च किया जाएगा? मार्च 2028 में लॉन्च किया जाएगा। इसके लिए टोटल बजट कितना एलोकेट हुआ है? 1236 करोड़ रुपए हुआ है। देखिए, जो इंडिया का जो भी स्पेस मिशन होता है ना, उसके लिए बजट 1000-2000 करोड़ तक ही होता है। लेकिन जो फॉरेन, जो यूएस वगैरह के जो स्पेस बजट होते हैं उसके लिए 5-5 हजार, 10-10 हजार करोड़ इंडियन रुपीज में होते हैं। तो जो इसरो है काफी ज्यादा सस्ते में रॉकेट वगैरह को लॉन्च कर पाता है। ठीक है, तो जो वेनस ऑर्बिटर मिशन है वॉर्म, वो कब लॉन्च होगा? 2028 में लॉन्च होगा। कहाँ के लिए लॉन्च होगा? वेनस के लिए लॉन्च होगा। इसका बजट टोटल कितना है? 1236 करोड़ है। उसके अलावा जो चंद्रयान 4 मिशन है उसके लिए भी गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है, जो कि क्या है, चंद्रयान मिशन के सक्सेस के बाद चंद्रयान 4 को भी लॉन्च किया जाएगा। जो चंद्रयान 3 था वहां पे जाके स्टडी कर रहा है। चंद्रयान 4 में क्या होगा कि वहां पे जाएगा, वहां से सैंपल कलेक्ट करेगा एंड क्या करेगा? अर्थ पे वापस आएगा। चंद्रयान 3 तो वहीं से स्टडी करके बताएगा, लेकिन चंद्रयान 4 जाएगा, वहां से सैंपल कलेक्ट करेगा एंड वापस अर्थ पे आएगा। ये कब तक कंप्लीट होने का एक्सपेक्टेड है? 36 महीने। अगले 36 महीने में ये कंप्लीट हो जाएगा शायद। ये 36 महीने मतलब कितने? 3 साल। तो 2024 चल रहा है, 2027-28 तक ये लॉन्च होगा। ठीक है, इसके लिए टोटल बजट कितना? 2104 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया है। तो चंद्रयान 4 के बारे में आप लोग देख लिए। तो जो हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी है वो कंप्लीट होता है क्लास। आपको अगर क्लास पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड जो क्लास का फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।